जय श्री राम, हर हर महादेव सभी को। हाउ आर यू ऑल गाइस, आई होप यू आर ऑल वेल। सो आज की जो वीडियो है वो साइकोलॉजी माइनर डिस्कस करने वाले हैं। सो जैसे कि आपको पता है कि आपका जो सेमेस्टर 2 है राइट, उसमें आपको माइनर भी पढ़ना है। जैसे सेम 1 में आपका सिर्फ वोकेशनल था, लेकिन सेम 2 में आपको माइनर पढ़ना है, जिसमें आपको कुछ ऑप्शंस मिले होंगे। इकोनॉमिक्स कहीं कहीं दिया गया होगा या फिर साइकोलॉजी। सो मेरा माइनर है साइकोलॉजी, तो मैं साइकोलॉजी ही पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही बेसिक्स से 1 2 यानी बेसिक्स ए क्लास ABCD जैसा नहीं होता है, हम लोग जैसे समझते हैं तो वैसे ही आप बोल दो कि हम बेसिक्स में ABCD सीखेंगे साइकोलॉजी की, क्योंकि आपका जो कोर्स है यानी आपको जो पढ़ना है माइनर में, वो पढ़ना है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। समझ में आया? दैट मीन्स कि हियर विल यू गो थ्रू द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड वट एवर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। सो हम जब साइकोलॉजी माइनर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बेसिक सी चीज़ें पढ़ेंगे, इतना हाई लेवल साइकोलॉजी नहीं है जो मेजर में लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है ये सारे डिस्कस करेंगे। सो आज साइकोलॉजी होता क्या है ये डिस्कस करेंगे, और कॉग्निशन देखेंगे, थिंकिंग देखेंगे, कुछ आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे। सो ये मेरी एक्चुअल रफ कॉपी है जो मैं अपने क्लासरूम में यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो ये मेरी ही गंदी सी राइटिंग है जो मैंने ऑन द स्पॉट ऐसा फ्रेम करती हूँ मैं। तो आप लोग बोलते हो कि मैम अपने नोट्स दीजिए, काफ़ी लोग नोट्स के लिए मैसेज भी करते हैं, तो मैंने कहा कि आप अगर आप नोट्स चाहिए तो फिर डाल लीजिए। तो रश्मि मिश्रा, यू आर कमेंटिंग मी फॉर 2 or 3 days कि दैट मैम यू हैव टू मेक द वीडियो ऑफ हिंदी टू। तो येस, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर हिंदी टू, ओके। सो चलिए शुरू करते हैं। सो साइकोलॉजी का एक एग्जैक्ट डेफिनेशन हम लोग देखें तो इट इज़ अ प्योर साइंस, ठीक है। साइकोलॉजी इज़ अ प्योर साइंस, डील्स विद द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस, बिहेवियर एंड एक्सप्रेशंस इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, ठीक है। सो साइकोलॉजी इज़ अ प्योर साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस, बिहेवियर, जो इंसान का मेंटल प्रोसेस होता है, बिहेवियर होता है, उन सबकी स्टडी जो हम लोग साइकोलॉजी बोलेंगे। देखिए CO और PO क्या है यहाँ पे लिखा है। ये CO और PO मेरे टीचर्स मुझे बता रहे थे कि CO मीन्स कि कोर्स ऑब्जेक्टिव, और ये PO मीन्स प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव की। तो बेसिकली मैंने पूरा लिखा भी नहीं है, कहीं ध्यान मेरा कहीं और था शायद, इसलिए मैं लिख नहीं पाई। तो देखिए, थिंकिंग, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज थिंकिंग, सो थिंकिंग इज़ अ कॉग्निटिव प्रोसेस, ओके। थिंकिंग इज़ अ कॉग्निटिव प्रोसेस बाय विच अ न्यू mental representation is formed through change, recognition and transformation of information stored in the memory. That means thinking एक तरीके का cognitive process है, जिससे क्या होता है कि कुछ mental image representation जो होता है वो form होता है through change, कुछ recognition और transformation of information stored in the memory. अब जैसे thinking में ना मतलब types होते हैं thinking के, पर अभी उस पर नहीं जाएंगे। पहले हम ये समझते हैं कि जैसे आप थिंकिंग का मतलब ही क्या समझते हो। थिंकिंग का मतलब होता है सोचना, आप किसी चीज़ को सोच रहे हो, लेकिन थिंकिंग कॉग्निशन में कब बदलता है, क्वेश्चन तो यही है। देखिए, थिंकिंग जो होती है एक नॉर्मल थिंकिंग कि आप कुछ भी सोच रहे हो, उटपटांग कुछ भी आपके मन में आया जा रहा है। जैसे हम क्लासरूम में बैठ के सोचते हैं कि यार क्या बोलते हैं, भूख लगी है ना। फिर क्लासरूम में बैठ के सोचते हैं कि ये भगवान ये क्या ही पढ़ा रही है, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। या फिर आप मान लो एग्ज़ाम टाइम में सोच रहे हैं कि इससे अच्छा तो पढ़ ही ली हुई थी मैं, है ना, बेकार इंसान हूँ मैं, बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता मेरा, ओके। तो ये मेरा एक कैजुअल सी थिंकिंग है जो कभी भी अचानक से दिमाग में आ जाती है। लेकिन थिंकिंग एक कॉग्निटिव प्रोसेस तब बनता है जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ को फुल कंसंट्रेशन के साथ सोच रहे हैं। जैसे मान लो कि मुझे क्लास में खड़ा कर दिया गया और टीचर ने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा एंड आई एम अनएबल टू रिप्लाई दैट, या फिर समझ लो कि टीचर्स कहे कि लाइन बाय लाइन पूछूंगा, अगर जिस पे स्टॉप करूंगा और उससे पूछ दूंगा कि किस लाइन पे है, अगर नहीं बता पाए तो आई विल पनिश हिम। और मुझे जो है टीचर ने खड़ा कर दिया और बोला कि बताओ पलक किस लाइन पे हूँ मैं, और फिर मैं नहीं बता पाई और मेरा बहुत ज़्यादा सर इंसल्ट कर दिया क्लासरूम में कि ये ऐसी है वैसी है, एक एग्जाम्पल। तो अब मैं उसी चीज़ के ऊपर जो है स्टक हो जाऊँगी, आई मीन स्टिक हो जाऊँगी। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग जो है ना बार बार उसी एक एम्बैरसिंग मोमेंट को सोचेगा। तो मैं जब क्लास में बैठी हूँ, घर पे बैठी हूँ, कहीं भी हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि टीचर ने मुझे बेइज्जत किया,
ये जो बेइज्जत किया वाला कंसेप्ट बार बार दिमाग में चल रहा है, ये मेरा कॉग्निशन है, क्योंकि मैं उसी चीज़ पे फोकस करके एक ही चीज़ को बार बार सोच रही हूँ। लेकिन अगर थिंकिंग नॉर्मल कंटेक्स्ट में देखें तो वो चीज़ आपको एक ही चीज़ बार बार नहीं आएगी। मान लो एक पीरियड में आपको याद आ गया कि यार आपको तो भूख लगी है, सेकंड टाइम में कुछ और याद आ जाएगा कि अच्छा ये आज मेरे घर पे बनने वाला है, आज तो हम ये खाएंगे। थर्ड कंटेक्स्ट में कुछ और याद आ जाएगा कि अरे मैं तो नेक्स्ट पीरियड का बुक ही लाना भूल गई। ठीक है, वो कैजुअल सी थिंकिंग है। लेकिन कॉग्निटिव प्रोसेस तब होता है जब हम किसी चीज़ को फोकसफुल कंसंट्रेशन, हमारा मेंटल जो एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, या मेरा जो भी एक तरीके से आप लोग हो सकते हो माइंड है, वो किसी चीज़ को बहुत ध्यान से सोच रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल थिंकिंग एंड द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। तो देखिए, नॉलेज के बेस को अगर हम बोलें कि नॉलेज आखिर होता क्या है, तो नॉलेज यही कि आपके पास कितनी ज़्यादा बुद्धि है, ज्ञान है। तो नॉलेज के बेसिस पे दो तरीके के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग होते हैं एम्पिरिसिस्ट और कुछ लोग होते हैं नेटिविस्ट। तो एम्पिरिसिस्ट क्या बोलते हैं कि बिलीव दैट नॉलेज केम फ्रॉम एक्सपीरियंस। एम्पिरिसिस्ट एक्सपीरियंस। तो एम्पिरिसिस्ट वाले बोलते हैं कि नॉलेज जो होता है वो एक्सपीरियंस से आता है। समझ में आया? यानी जितना आप एक्सपीरियंस करते जाओगे उतनी आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। लेकिन नेटिविस्ट क्या कहते हैं कि नॉलेज जो होता है वो इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ब्रेन का एक इनेट कैरेक्टर है, जो कि क्या होता है बाय बर्थ होता है। इनेट यानी कि बाय बर्थ, यानी मान लो कि कोई इंटेलिजेंट है तो वो पैदा हुआ है, ये तो उसको भगवान ने कुछ ऐसी शक्ति दे रखी है जिसकी वजह से बहुत विद्वान है। ठीक है, तो दोनों ही अपनी जगह पे ठीक होते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा उस बच्चे को पता होता है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कि नेटिव्स भी एक तरीके से ठीक होते हैं और एक्सपीरियंस भी उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना हम हम देखते हैं ना कि एक बार हमको धोखा मिल जाता है, ठीक है, तो दूसरी बार हम किसी पर ट्रस्ट जल्दी करते नहीं, क्योंकि मेरा वो एक्सपीरियंस है कि दोबारा ट्रस्ट करने से मेरे को ही नुकसान होगा, आई विल बी हर्ट। समझ में आया? तो एम्पिरिसिस्ट वो हो जाएगा। तो एम्पिरिसिस्ट और नेटिविस्ट टू टाइप्स ऑफ नॉलेज के आर्ग्यूमेंट्स हैं। आई होप आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यूनिट्स ऑफ थॉट के यूनिट्स या थिंकिंग के यूनिट्स क्या हो सकते हैं। मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे क्या बताएंगे कि किस तरीके से आप सोचते हैं? एक नॉर्मल, बिना मेरी कॉपी को जूम किए आप बताइए कि आप अगर मैं बोलूँ कि थिंकिंग आप कैसे करते हैं तो आप क्या कहोगे? मेरे घर पे जलेबी बन रही है तो मेरे दिमाग में जलेबी का स्ट्रक्चर आ रहा है, इमेज। सेकंड, सिंबल या रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, किसी चीज़ को सिंबल के थ्रू सोचना। अगर मैं बोल दी कि अपने कॉलेज का लोगो जो है, आपने अपने कॉलेज का लोगो याद किया जिसमें क्या 3 चीज़ें लिखी हुई होती हैं, तो अब आपके दिमाग में वो सिंबल आ जाएगा जो आपके कॉलेज का या स्कूल का लोगो होगा। समझ में आ रहा है ना? समझते चलिए। प्रोटोटाइप, रूल्स एंड कंसेप्ट। ये कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कंसेप्ट होते हैं। देखिए, कंसेप्ट रूल वो चीज़ नहीं है जो आप समझ रहे हो कि कंसेप्ट किसी चीज़ को कंसेप्ट जो हम समझते हैं। यहाँ पे साइकोलॉजी में कंसेप्ट का मतलब कुछ और होता है। तो अभी के लिए मैंने जो 2 चीज़ें बताई हैं उसको थोड़ा बेस की तरह इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपको कंसेप्ट एक एक्चुअल वे में पढ़ना है, यानी आपको ब्रीफ में नहीं पढ़ना है, इस कंसेप्ट को डीप में पढ़ना है, क्योंकि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंसेप्ट विच यू हैव टू स्टडी इन दिस माइनर सब्जेक्ट। ओके, तो मैं अभी बताऊँगी तो उतना समझ में नहीं आएगा। मैंने सिर्फ बता दिया कि 5 यूनिट्स होते हैं थिंकिंग के, इमेज के फॉर्म में, प्रोटोटाइप के फॉर्म में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंबल के फॉर्म में, रूल्स एंड द कंसेप्ट्स। ओके, नाउ हियर विल गो थ्रू द टाइप्स ऑफ थिंकिंग, राइट। सो कितने टाइप्स ऑफ थिंकिंग अगर हम बात करें कि कितनी तरह की थिंकिंग होते हैं, तो यहाँ पे 3 दिख रहे हैं पर 4 होते हैं। इसमें अटा नहीं तो मैंने सिर्फ 3 ही डाल दिया। देखिए, 4 तरह की थिंकिंग है। पहला थिंकिंग है डाइवर्जेंट थिंकिंग, दूसरा है क्रिएटिव थिंकिंग, तीसरा है सिंबॉलिक, और चौथा है हमारा लॉजिकल या फिर एनालिटिकल थिंकिंग। देखिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है बेसिकली कि आप जो है एक प्रॉब्लम का डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई कांड कर दिया है बढ़िया सा, कॉलेज में लड़ाई वड़ाई करके आप घूम रहे हैं, अब आपको डर लग रहा है कि आपके घर पे पता चला तो आप क्या बोलेंगे। तो आपका प्रॉब्लम क्या है कि आपने जो है मैटर कर दिया है स्कूल और कॉलेज वाला जो लैंग्वेज है मैटर हो गया है भाई, तो आपने भी मैटर कर रखा है। अब आपको डर लग रहा है कि आपके साथ होने क्या है वाला, अगर आपके पेरेंट्स को पता चल गया तो प्रॉब्लम है। लेकिन आप इसका कई तरीके से सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। या तो पहले कि आप खुद ही जाके बता दें,
दूसरा सॉल्यूशन है कि या तो किसी से पता चलेगा तो फिर बातें घुमा के बताएंगे कि पहले उसने मारा था फिर मैंने अपने बचाव में मारा। तीसरा कह देंगे कि ये तो मैंने किया ही नहीं है, कोई प्रूफ है, झूठ है ये सब। ठीक है, ये मेरे 3 तरीके का सॉल्यूशन निकला। और चौथा है कि अब भाई अब पकड़ा गए हैं तो फिर पिटा लेंगे और कह देंगे अगली बार से नहीं करेंगे। अब यही तो हो सकता है। ठीक है, तो मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैंने तो मैटर कर रखा है। अब इसके सॉल्यूशंस में 4 या 5 तरीके के आंसर्स मुझे मिले, मल्टीपल सॉल्यूशंस मिले, उसमें से मैं सबसे सूटेबल क्या चूज़ करूँ? तो आप बताइए क्या चूज़ करेंगे आप मार खाना पसंद करेंगे या सच बोलना पसंद करेंगे, या फिर थोड़े घुमा के मैनिपुलेटिव वे में बताएंगे कि पहले तो उसने मारा था मुझे फिर मैंने अपने बचाव में मारा है। हाँ, या तो फिर आप बोल देंगे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने थोड़ी किया है, ये सब झूठ है, ये सब प्रूफ है। ठीक है, तो मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे सच बोल देना चाहिए कि ऐसी ऐसी बातें हुई हैं, ताकि मेरे पेरेंट्स को पहले ही पता चले। तो मेरा बेस्ट सूटेबल आंसर ये है, सॉल्यूशन ये है। तो डाइवर्जेंट इसी कैटेगरी का है, लेकिन क्या होता है, डाइवर्जेंट सडन होता है, यानी कि एक सीक्वेंस में नहीं होता। जैसे कि मेरे जो सॉल्यूशंस हैं वो सीक्वेंस वाइज नहीं आए ना, मैं ऑन द स्पॉट आपको ये जो है फॉर्म बना के दिखाई ना कि मैटर हो गया, ये एग्जांपल मैंने सडन लिया। मैंने इस सडन प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन जो निकाला वो सीक्वेंस वाइज नहीं निकाला। मैंने पहले बोल दिया कि पहले सोचते हैं, या तो पहले सच बोल देते हैं, या फिर ये बहाना मारेंगे वो बहाना मारेंगे। सीक्वेंस में मैंने कुछ नहीं बताया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं होता। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हो और डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हो तो आपके प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो ऊपर नीचे करके आ सकता है। आप उसको सही से बैठा के सब सूटेबल जो है आंसर या सॉल्यूशन चूज़ करते हो। आई होप इट इज़ क्लियर। अच्छा, एक और एग्जांपल देती हूँ। लाइक सपोज दैट कि आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आया है एक सब्जेक्ट में, ये आपका प्रॉब्लम है, और सॉल्यूशन ये है कि रिज़ल्ट लेने आपके पेरेंट्स को स्पेशली बुलाया गया क्योंकि आप सबसे वीक बच्चे हो और आप पढ़ाई भी नहीं करते हो, क्लास के बाहर ही रहते हो, यानी एकदम बंक मारने वाले बच्चे हो, एकदम पूरी वाले। अब क्या है कि आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। तो अब मैं अपनी बीमारी का बहाना मार दूँ घर पे कि अरे मैं तो बीमार हूँ, अब तो मैं कॉलेज जा ही नहीं पाऊँगा, पापा को पता ही नहीं चलेगा। या फिर मैं बहाना मार दूँ कि टीचर्स का नंबर ही ब्लॉक कर देता हूँ, वो फ़ोन ही नहीं कर पाएंगे मेरे पेरेंट्स को, ये भी हो सकता है। या फिर आप बता दें कि चलो भाई बता ही देता हूँ कि मेरा ख़राब मार्क्स है और आज रिज़ल्ट के लिए मैम मुझे बुलाई हैं घर पे, नोटिस दिखाई देते हैं जो डायरी में लिख कर आया है। ठीक है, या फिर आप ये सोचो कि कैसे चकमा दिया जाए, है ना, कैसे वो नोटिस पापा मम्मी तक ना पहुँचाई जाए कि मैं पिटाऊँ ना, या फिर ऐसा क्या बहाना मारूँ कि मैं जो है उस जो मेरे कम मार्क्स को कवर अप कर सकूं। ये कह दूं कि शायद मैं गेम में पार्ट लिया था, इसकी वजह से मेरे बहुत सारे क्लासेस मिस हो गए, मैं तो वॉलीबॉल खेलता था या मैंने वॉलीबॉल खेल रही थी और मैं मतलब प्रैक्टिस कर रही थी मैम के साथ, तो मुझे कभी भी बुला लिया जाता था, इसलिए मेरा मार्क्स ख़राब आया है। मैंने आपको सॉल्यूशन भी ऑन द स्पॉट ही बताया, वो भी ऊपर नीचे करके, एक सीक्वेंस में नहीं था। तो मैं इस कैटेगरी को डाइवर्जेंट थिंकिंग में डालूंगी कि मेरी थिंकिंग अभी के लिए डाइवर्जेंट है। क्रिएटिव थिंकिंग हमेशा चेपा हुआ लाइन नहीं है, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लिटरली मैं जब भी क्रिएटिव थिंकिंग की अगर कोई भी बात बोलती हूँ मैं यही आउट ऑफ द बॉक्स वाला लाइन बोल देती हूँ, और वे सब लोग बोलते हैं येस येस इट इज़ ट्रू, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। तो मैं यहाँ पे भी वही सेम लाइन एक लाइन में एक्सप्लेन करूँगी, किसी चीज़ को क्रिएटिव वे में सोचना। एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, एक पेपर को ले लेती हूँ पूरी तरीके से, एक शीट है मेरे पास A4 साइज़ की शीट। मैंने कहा कि क्या आप इस शीट को अपने सर से लेके पाँव तक अपने अंदर से निकाल सकते हो? अब सारे बच्चों का दिमाग बंद हो गया और सब लोग बोल दिए कि नहीं हम नहीं कर सकते। लेकिन हम ये कर सकते हैं, क्या आप जानते हैं? मैं अगर आपसे ये सेम चीज़ बोल दी अभी थोड़ी देर पहले कि क्या आप अपनी एक सिंगल शीट ऑफ पेपर को अपने सर से लेके गले में डाल के पैरों से लेके निकाल सकते हो, तो आप सब लोग के दिमाग में यह होगा कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। पर जब आप कटिंग वाला जो मतलब जिसको आता होगा उसे पता होगा कि हम पेपर कटिंग के थ्रू एक ऐसे डिज़ाइन बनाते हैं जो मेरे नेक से अंदर होके पैर तक जो है चली जाती है। समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये क्रिएटिव थिंकिंग का कॉन्सेप्ट है, और इस तरीके का एक बार असेंबली में भी मतलब हो चुका है। लाइक ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि वो जो एग्जाम्पल था वो बहुत परफेक्ट था क्रिएटिव थिंकिंग को बताने के लिए। ठीक है, उसने सामने से अपने हेड में से अपने पैरों से मतलब गले में से डाल के पूरे शरीर को उस पेपर में से निकाल लिया। A4 साइज़ का जो पेपर था, और पूरी असेंबली में ये क्वेश्चन था कि आप क्या कर सकते हैं। समझ में आया? तो क्रिएटिव थिंकिंग है। देन सिम्बॉलिक थिंकिंग, यानी कि जब हम थिंकिंग करते हैं थ्रू द इमेजेस, और ये मैक्सिमम चिल्ड्रन में ही फाउंड होता है। जैसे आप बता रहे कि बच्चों को जब सिखाया जाता है ना
कि ए फॉर एप्पल और एप्पल के इमेजेस होते हैं। जैसे आप छोटे बच्चों की एक कॉपी ले लो ABCD वाली, जिसमें एप्पल वगैरह इस तरह की चीज़ें लिख के बताई होती है, उसमें आप देखोगे कि उनको इमेजेस फॉर्म में ही सिखाया जाता है और बच्चे ये याद नहीं कर पाते ए फॉर एप्पल, बट स्टिल वो इमेज देखते हैं कि ए फॉर एप्पल लिखा होता है, ऊपर से एप्पल का इमेज होता है, बहुत जल्दी कैच करते हैं। तो ये जब चिल्ड्रन में आप भी सोचिए, जैसे प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं, राइट, तो आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसमें आपने डायरेक्टली सब कुछ छाप दिया है और बस आप एक्सप्लेन करके चले गए, किसी को उतना समझ नहीं आएगा। लेकिन वही सेम चीज़ अगर आप कुछ अपने प्रेजेंटेशन में इमेज के थ्रू आप बताओगे ना, तो वही चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक याद होंगी। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरे स्कूल में जब आए थे सिक्योरिटी बताने के लिए कि जैसे इमरजेंसी में जब क्या क्या करना चाहिए बच्चों को ना, तो मुझे बताया गया कि अगर आपको आग लग जाए तो आपको कैसे रिएक्ट करना है। तो सबसे पहले भागना नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर वो अपने मुंह से बताते तो शायद मैं अब तक भूल चुकी होती, लेकिन मुझे वो उन्होंने बताया एक इमेज के फॉर्म में कि आपको जब भी आपके, मान लीजिए आपके शरीर पे आग लग जाए, कपड़ों में आग लग जाए, तो आपको अपने आप को बेंड करके यानी लेट जाना है और अपने आप को रोल करना है, और उस तरीके की एक इमेज दिखाई, एक क्लिप दिखाया। समझ में? उस इमेज की वजह से मुझे आज तक वो चीज़ याद है कि अगर कभी ऐसा मोमेंट आएगा तो हमको क्या करना है, मुझे बेंड हो जाना है और फिर मुझे अपने आप को उस ज़मीन में रोल करना है ताकि वो आग बुझ जाए। दूसरी चीज़ मुझे अभी तक क्या चीज़ याद है, एग्जाम्पल के थ्रू मुझे बताना पड़ेगा ना। जैसे अगर मान लीजिए कि बाहर आप किसी कमरे में लॉक हो गए हो और बाहर आपको आग लगी हुई है, तो आपको झटके से दरवाज़ा नहीं खोलना है कि वो आग और भी ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि आपको पता है रिएक्ट कर जाता है। समझ में आया? और आपको क्रॉल करके यानी रेंग के जाना है, उस दरवाजे को पहले टच करके फील करना है कि वो गर्म लग रहा है कि नहीं, उसके बाद आपको वही चीज़ आगे बढ़ानी है, दरवाज़ा खोलने के लिए जो प्रैक्टिस करना है वो करना है। ठीक है, ये चीज़ भी उन्होंने एक इमेज के फॉर्म में बताई थी, तो मुझे मेरा दिमाग कैच किया क्योंकि उसमें इमेजेस थे, राइट। और मैं भी इतने जल्दी, बहुत सारी चीज़ें होती है दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें होती है पढ़ने के लिए, बहुत सारे होमवर्क्स मिले रहते हैं। एक स्टूडेंट लाइफ में हर चीज़ याद करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। एक बुरी मेमोरी बड़ी अच्छे से याद आती है, वो बार बार रिकॉल होती है माइंड में, लेकिन कुछ अच्छा याद करने के लिए बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। उस एफर्ट्स को कम करने के लिए एक इमेज फॉर्म में आपको जो भी चीज़ें अगर दिखाया जाए, आप बहुत अच्छे से याद रखोगे उसे। तो मेरा पर्सपेक्टिव एज ए चिल्ड्रन, मैं जब उस इमेज को देखी, मुझे आज तक वो चीज़ें याद है कि कैसे रिएक्ट करना है अगर इमरजेंसी का केस हो तो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अभी के लिए दो चीज़ों के आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया कि सिम्बॉलिज्म में, सिम्बॉलिक में आखिर होता क्या है। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, नाउ मूव टू दी लास्ट वन। लास्ट जो हमारा टाइप्स ऑफ थिंकिंग है वो है लॉजिकल और एनालिटिक थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग वो थिंकिंग जब आप किसी भी चीज़ को सोचते हो तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों देखते हो। समझ में आया? यानी जब आप उसकी बुराइयां और अच्छाइयाँ दोनों देख के काम करते हो, तब फिर एक सॉल्यूशन चूज़ करते हो, तो ही होता है ये लॉजिकल या एनालिटिकल थिंकिंग। अब एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आपने जो है आपने वो कर दिया है एग्जाम्पल, ठीक है, लेट्स सपोज दैट कि यू हैव ब्रोकन अ फेवरेट ग्लास, या फिर कह लो कि फेवरेट आपने अपने पेरेंट का मग तोड़ दिया है, जो कि शायद उन्होंने बहुत क्लोज है वो मग। ठीक है, वो मग जिसमें मिल्क नहीं पीते हैं वो वाला, जिसमें कॉफ़ी वगैरह बनाते हैं वो वाला, वो बड़ा वाला मग, जार टाइप। अगर वो कब आपको मान लीजिए आपके पेरेंट को ही किसी ने दिया है और वो बहुत उस चीज़ से अटैच है, आपने फोड़ दिया है, ठीक है, उसके बाद आपने उसे छुपा भी दिया है, तो अब आप छुपाने से पहले अपने दिमाग में कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर मेरे पेरेंट्स को पता चल गया कि इसका ही ये काम है और छुपाया हुआ पता चल गया, झूठ बोला है मैं, ये पता चल गया कि मैंने तो झूठ बोला है और उसके बाद छुपा भी दिया है, तो मेरे साथ क्या होगा। आपने उसके मतलब और प्लस पॉइंट आपने ये भी देख लिया कि छुपा देंगे तो पता ही नहीं चलेगा, कह देंगे कि मिल ही नहीं रहा है। तो मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरे साथ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और मैं ये करती हूँ तो मेरा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। प्रोज एंड कॉन्स दोनों देख लिए मैंने। ये थिंकिंग जो मेरी है वो एनालिटिकल थिंकिंग में आएगी। समझ में आया? जैसे मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, तो मैंने क्या किया, एनालिटिकल थिंकिंग की। क्यों? मैं जिस कोचिंग में पढ़ती थी जब व्हेन आई वाज अ किड, तो मेरी कॉपी घर पे छूट गई थी और मैंने होमवर्क किया भी था, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैंने होमवर्क किया है सर, मेरी कॉपी घर पे छूट गई है। मुझे पहले से ही पता था कि वो मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे और वो मुझे कहेंगे कि जाओ अपनी कॉपी घर से लेकर आओ।
एंड मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट थी, मैंने सब कुछ जोड़ घटा के रखा था अपने दिमाग में, क्योंकि मुझे पता था कि वो उन्होंने यही कहना है अभी कि अगर की हो तो जो है लेकर आओ या अपने पेरेंट्स से लेकर। तो मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोल दिया कि सर आई हैव डन माई वर्क और मुझे क्या करना है कि मैं भूल गई हूँ। तो सर ने कहा कि ठीक है जो अपने घर से लेकर आओ। एंड मैं उठी एकदम, समझ रहे हो, एटीट्यूड में कि अब तो भाई मैं बोल देती हूँ अपने पापा को फ़ोन करके। तो मेरा कॉन्फिडेंस देख के उनको लग गया कि इसने होमवर्क किया। फिर मैं अपने घर पे फ़ोन की और कहा कि मैं अपनी रफ़ कॉपी भूल गई हूँ सर, रफ़ कॉपी भूल गई हूँ भाई, लेते आओ मेरी रफ़ कॉपी। तो मेरा भाई जो है वो लेकर आ गया मेरी रफ़ कॉपी और उस पर होमवर्क किया हुआ था। तो मैंने प्रोज और कॉन्स दोनों किया। अगर सपोज दैट कि मैं होमवर्क नहीं करती तो क्या मैं ये चीज़ बोलती? मैं बोलने से पहले सोचती ना कि शायद सर मैं भूल गई हूँ और करना भी भूल गई हूँ होमवर्क, कॉपी तो भूली। लेकिन मुझे पता था कि आई हैव डन माई वर्क, तो मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली बोल दिया। मुझे उसका प्रोज भी पता था, कॉन्स तो कोई है ही नहीं, क्योंकि अगर वो बोलेंगे भी जाने के लिए तो मैं अपने घर वालों को फ़ोन करके बुला लूँगी। ठीक है, तो ये जब छोटी थी मैं तो ये सारी चीज़ें बहुत करती थी ना, मेरा दिमाग बहुत चलता था। ठीक है, अभी भी चलता है, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा सच बोलती हूँ। पहले भी मैं सच ही बोलती थी। ठीक है, समझ सोचिए पलक मैम आपकी बहुत ही ज़्यादा सच्चाई पे बिलीव करती हैं, ऑनेस्ट हैं, बिल्कुल ट्रुथ का साथ देती हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने बहुत लोगों को फंसा भी दिया था। ज़्यादा सच बोल देती हूँ, वो हानिकारक हो जाता है दूसरों के लिए, मेरे लिए नहीं। ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर दैट व्हाट इज़ लॉजिकल थिंकिंग। सो ये तो वीडियो हो गई यहाँ पे कंप्लीट, मैंने बेसिक्स आपको समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा अपर लेवल पे जाएंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको डायरेक्टली एक ही वीडियो में सब कुछ कवर नहीं कराना चाहती, क्योंकि इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट अ साइकोलॉजी स्टूडेंट तो आपको नहीं समझ में आएगा। क्योंकि मैं भी खुद फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ एज अ माइनर, क्योंकि हमारा कॉलेज जो है चाहता है, मैं जिस कॉलेज से पढ़ती हूँ वो कॉलेज चाहता है कि इसको सब कुछ आता है, समझ में आया। यानी हम लोग को करिकुलर भी पढ़ रहे हैं, हम लोग वोकेशनल भी पढ़ रहे हैं, अब हम माइनर भी पढ़ना चालू कर दिए। और सारे सब्जेक्ट्स कहीं भी आपके मेजर सब्जेक्ट से अटैच नहीं है, यानी उससे लेना देना है ही नहीं। मेरे सब्जेक्ट्स हिंदी इंग्लिश सोशोलॉजी है, क्योंकि मेरा इंग्लिश मेजर है, हिंदी मेजर है और थर्ड मेजर है सोशोलॉजी, विच आई हैव टू ड्रॉप इन दी थर्ड ईयर। ठीक है, तो मैं थर्ड ईयर में नहीं पढ़ाऊँगी सोशोलॉजी। एंड मेरा जितने भी और सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ने को मिल रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट्स मेरे एक्चुअल सब्जेक्ट से बिल्कुल डिफर करते हैं, बिल्कुल लेना देना है नहीं इन सब का। सो व्हाट द कॉलेज वांट इज़ कि बच्चा ऑलराउंडर बन जाए, उसको सब कुछ पता रहे। ठीक है, सो उसका पर्सपेक्टिव ये है, हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि हमको पढ़ना है, हमको तो अपना CGPA देखना है अच्छा खासा ना। ठीक है, तो अब ज्ञान की बातें बहुत हो गई, चलिए हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।